बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सुभान अत्तारी पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अटल कानून की जो जिंदगी में हर इंसान के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है। नो नेशन, नो एथनिक डिवीजन, हर दौर के हर इंसान पर एक ऐसा अटल कानून है जिसके आगे इंसान को कोड डाउन करना पड़ता है, और अगर वो नहीं करेगा he will bear the brunt of that, यानी उसको फिर उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो कानून है जो बोगे वही काटोगे। what you will send will come back, what you will sow you will reap, and what you will see in others the same will exist in you। जो आप देंगे वही पलट कर आएगा, जो आप बोएंगे वही काटेंगे, और जो आप दूसरों के अंदर देखते हैं, जो आपकी परसेप्शन है, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है, वही चीज आपके अंदर भी एग्जिस्ट करेगी। यानी अगर आप मायूसी देख रहे हैं, गमी देख रहे हैं, अनहैप्पीनेस देख रहे हैं, तो आपके ऊपर भी वो चीज तारी हो जाएगी। सो वट एवर यू विल डू विल कम बैक इन अनएक्सपेक्टेड वेज। यानी जो कुछ आप कर रहे हैं वो चीज पलट कर आएगी, लेकिन किस अंदाज से आएगी इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। बड़ी मशहूर कहानी है जनाब। कहते कि एक जगह पर एक फैक्ट्री के अंदर एक बंदा काम कर रहा था, और वो काम करते करते गलती से एक ब्लास्ट फ्रीजर के अंदर बंद हो गया। अब वो बहुत बड़ा फ्रीजर होता है, उसके अंदर वो बंदा बंद हो गया, और कुछ इंतजाम ऐसा था कि बाहर बात पहुंचाई नहीं जा सकती थी, और दरवाजा बाहर से ही खुलना था। बहुत देर तक अंदर वो बंद रहा। उसको अपनी जीने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उस फैक्ट्री में छुट्टी हो चुकी थी और लोग घरों को वापस चले गए थे, और दर्जा हरारत इतना ठंडा था, इतना सर्द था कि सुबह तक बचे रहने की उम्मीद भी कोई नहीं थी। अचानक क्या हुआ कि दरवाजा खुला, और जब उसने देखा तो दरवाजे पर उस फैक्ट्री का गार्ड खड़ा था जिसने वो दरवाजा खोला था, और वो बंदा बाहर आ गया। हैरानी से पूछने लगा गार्ड से कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ बंद हूँ? मेरी तरफ से तो कोई ह्यू एंड क्राई, कोई शोर होगा भी नहीं था, कोई चीख भी नहीं थी, ना मैंने राब्ता किया। गार्ड कहने लगा दर हकीकत मसला ये है कि तुम जब भी वापस जाते थे तुम मुझे सलाम करके जाते थे, जबकि बाकी ढेरों ढेर जो वर्कर्स बाहर निकल रहे होते थे उनमें ये आदत नहीं थी। आज मैंने गौर किया कि सारे का सारा जमघट्टा, सारी भीड़ तो चली गई, लेकिन वो सलाम करने वाला नहीं गुजरा। मुझे ख्याल आया कि मैं अंदर जाके देखूं, और फिर अचानक क्लिक हुआ कि हो सकता है कि आप इस मुसीबत में, इस तकलीफ में ना फंसे हो, और वही हुआ। मैंने दरवाजा खोला, आप अंदर थे। सो वट एवर यू विल डू विल कम बैक इन अनएक्सपेक्टेड वे। उसका सलाम करना उसको बचा गया, और वहां पर एक रिकॉल हुआ कि सलाम करने वाला नहीं आया। तो जनाब, अगर आप फूल चाहते हैं तो आपको फूल ही बोने पड़ेंगे, वो फूल उगेंगे, और उस फूल से फिर आप फायदा उठा सकते हैं। इस बात का तो हमें बहुत शौक होता है कि जो लोग डूब रहे हैं उनको बचाया जाए, लेकिन थोड़ा सा जाके ऊपर देखें कि वो लोग जो दरिया में गिर रहे हैं वो गिर क्यों रहे हैं, वो कौन सा पाथ है, कौन सा पैसेज है जिस वजह से वो दरिया में गिर रहे हैं। जब आपको उस जगह का पता चल जाएगा, हो सकता है आप जगह ही बंद कर दें, वो दरिया में गिरे ही ना, और आपको बचाने की जहमत ही ना करनी पड़े। तो जो बोगे वही काटोगे, वट एवर यू विल सो यू विल रीप। इस हवाले से पाकिस्तान के एक मशहूर जर्नलिस्ट जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम हमने पढ़ा, अपने अल्फाज में आपको बयान करते हैं। बिल्कुल इस चीज का मिस्ताक है कि व्हाट यू विल सो यू विल रीप। लिखते हैं कि हम हॉस्टल में तकरीबन 200 लड़के थे, और मुख्तलिफ फील्ड से सबका ताल्लुक था। कोई मैथमेटिक्स में पढ़ रहा था, कोई बायोलॉजी में था, कोई इकोनॉमिक्स में था, कोई कॉमर्स में होगा, कोई सिंपल एफए कर रहा था, और सब के सब अपनी डगर के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहनती थे, दिन रात पढ़ते थे। कुछ लोग थोड़े मेहनती थे, थोड़े लापरवाह थे, पढ़ते भी थे, सैरें भी करते थे, खेल कूद में मशगूल रहते थे। कोई गाना गुना गाता था, कोई स्पोर्ट्समैन था, खिलाड़ी था, खेलता था। और बास लोग ऐसे थे जो कि जीरो इंटरेस्टेड थे, यानी जिन्हें कोई गर्ज नहीं थी कि क्या हो रहा है। ना वो खेलते थे, ना पढ़ते थे, ना निसाबी और ना गैर निसाबी सरगर्मियों में वो हिस्सा लेते थे, और उनका एक ही मकसद था कि घर से किसी तरह पैसे लिए जाएं, मुख्तलिफ बहाने करके पैसे ईंट लिए जाएं, कभी किसी कोर्स का नाम लेकर, कभी फीस का नाम लेकर, कभी किताबों की बात करके पैसे ले लिए जाएं। वक्त गुजरता चला गया, और वो जो हॉस्टल की लाइफ थी वो पूरी एक केस स्टडी लगती है कि एक नर्सरी थी जहां पर वो बीज बोए हुए थे और वो उग रहे थे। और वो लिखते हैं कि वाकई जिसने जो बीज बोया था,
सिर्फ वो पौधा नहीं काटा, बल्कि ओरिजिनल जब आप खेत में बीज बोते हैं तो आपको 1000 दाने काटने होते हैं, बहुत से डंठल लग जाते हैं, वो काटने होते हैं। तो उधर भी ऐसा ही हुआ कि जिसने जो बीज बोया था शायद हजारों बार उसकी फसल उसको काटनी पड़ी। और ये हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं, जो यादें हम दुनिया में छोड़ रहे हैं, वो एलिमिनेट, एवेपोरेट, एरेडिकेट नहीं हो जाती, बल्कि वहां पर मौजूद रहती हैं। थोड़ी जिंदगी गुजारने के बाद पीछे मुड़ के जब हम देखते हैं, हमें वो चीजें नजर आती हैं और हमें वो सहनी पड़ती हैं, हमें उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो वो हॉस्टल भी एक नर्सरी थी जहां मुख्तलिफ बीज बो दिए गए थे और अब वहां पर पनीरियां और अब वो दरख्त उग रहे थे। और दरख्त कैसे उगे? जो बायोलॉजी पढ़ रहे थे उनमें से कोई डॉक्टर बन गया, डी फार्मेसी में चला गया, वेटरनेरियन बन गया, डेंटिस्ट बन गया। जो मैथमेटिक्स पढ़ रहा था वो कंप्यूटर्स में चला गया होगा, इंजीनियरिंग में चला गया होगा। कॉमर्स वाला आगे बढ़ के सीए, सीसीए करने लग गया। और जो सिंपल एफए वाले थे उनमें से कोई वकील बन गया, कोई मुकाबले का इम्तिहान दे गया। जो जुगाड़ लगाने वाले थे बाहर चले गए, बड़े ताजिर बन गए। और वो जो जीरो इंटरेस्टेड थे, यानी जिन्होंने बिल्कुल तालीम पे तवज्जो नहीं दी, वो भी बड़े हुए, लेकिन उनमें से कोई मुजरिम बन गया, किसी की जिंदगी नाकाम थी। और कुछ ऐसे भी थे जिनकी फैमिली जो थी टूट गई, खानदान टूट गए और वो जवानी के अंदर उनको बीमारियां लग गई, वो कोई सही जगह पहुंच नहीं पाए। मुसन्निफ लिखते हैं कि जब उन्होंने एमए किया तो उनको इस बात का इदराक हुआ कि इस दुनिया में रहने के लिए कानून है और वो है मेहनत। You must work hard if you want to achieve something. So he started working hard. लेकिन जब मेहनत शुरू की तो पता चला कि मेहनत बगैर टेक्निक के फायदा नहीं देगी। मेहनत किस समत में करनी है, किस अंदाज में करनी है, पहले ये सीखना होगा। और टेक्निक कैसे पता चलेगी? लर्निंग से। लर्निंग के 3 दर्जे। सबसे पहले आपको बात का पता चलता है, टॉकिंग होती है। और नंबर 2, जो चीज आपको चाहिए वो आपको मिलती है। कहां से? असातिज़ा से, किताबों से, मुआशरे से, एडिटोरियल से, पॉडकास्ट से। तो सबसे पहले क्या चीज है? टॉकिंग। नंबर 2, जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपको मिलती है। और नंबर 3, जो चीज आपको मिली अब उसके ऊपर आप अमल करते हैं, आप बकायदा उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लेकर आते हैं। एंड दिस इज द फेज ऑफ ट्रेनिंग। This training is most important in this whole hierarchy. यहां यह बात बड़ी क्लियर हुई कि लर्निंग जो है वो मेहनत से पहले इंतहाई जरूरी है। विदाउट ट्रेनिंग यू आर नथिंग। एक गधा वो सिर्फ मेहनत करके अच्छा और मेहनती गधा तो बन सकता है, लेकिन अगर उससे घोड़ा बनना है तो उसको घोड़ा बनने के लिए ट्रेनिंग लेनी होगी। गाड़ी के अंदर ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर बैठा है, पीछे सेठ साहब बैठे हैं, दोनों में ट्रेनिंग का ही तो फर्क है। एक कुत्ता आवारा फिर रहा है गलियों में और एक कुत्ते को पालतू बना के घर में रखा हुआ है, दोनों में ट्रेनिंग का फर्क है। सो ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मुसन्निफ ने फिर बाकायदा ट्रेनिंग लेना शुरू की और वो लिखते हैं कि उन्होंने ऑडिटोरियल्स पढ़े। उस दौर में जो भी जदीद तरीके थे ट्रेनिंग के, आज तो बहुत आसान हो गया ना कि यूट्यूब के ऊपर हवाई जहाज बनाने से लेकर दिमाग के ऑपरेशन तक सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद है। लेकिन बहरहाल एक इंसान के साथ जो इंसान पढ़ता है, फिजिकल सोहबत जो मिलती है उसका अपना एक तकाजा होता है। उस्ताद हौसला अफजाई करता है, उस्ताद गलतियों को पिक करता है, फिर एक आई कांटेक्ट और वो जिस्मानी कुर्बत, वो सब चीजें अपनी अहमियत रखती हैं। लेकिन बहरहाल एक इंसान जो डट कर आईटी के जरिए भी, एआई के जरिए ऑनलाइन भी पढ़ रहा है, ही इज गेटिंग इनफ ट्रेनिंग। और मुसन्निफ इस बात पे इसरार करते हैं कि इंसान की जिंदगी में ये ट्रेनिंग और ये मेहनत ये बड़ी जरूरी है। और जो इस कहानी से, इस मामले से हमने अखज़ किया वो यही था, Whatever you will sow you will reap। आपकी जिंदगी के अहम तरीन साल ये 15 से 35 साल तक होते हैं। इसी साल के अंदर आप पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, डिग्री मिल रही होती है, शादी होनी है, बाप बूढ़ा हो रहा है, उसका हाथ बनना है, बहनें बड़ी हो रही है, उनकी शादी करनी है, और जो ख्वाब आपने देखे थे कि आप घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, दीगर काम करेंगे, उनको फॉलो भी करना है। सो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पीरियड ऑफ योर लाइफ। And whatever you have sown, you will reap in this era। जो कुछ आपने बो दिया था इस दौर में आप वो काटेंगे, उससे संभालेंगे और उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो जिंदगी के इस एको को समझने की कोशिश कीजिए। यू नो व्हाट द वर्ड एको? एको मीन्स जो पलट कर आता है। आपने नात खानी सुनी होगी, नात शरीफ जब पढ़ते हैं आवाज पलट कर आ रही होती है और एक बड़ा जबरदस्त एक माहौल बन जाता है, इसको एको कहा जाता है, जो चीज पलट कर आए, बाज गश्त। तो जिंदगी भी ऐसी है। लाइफ is like an echo. Whatever you will say will return in unexpected ways। तो जहां से आप गुजरे ये देखें कि आप क्या एनर्जी उस माहौल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप जब किसी जगह पर जाते हैं,
جو کام کرتے ہیں پورے ماحول پہ اس کا اثر ہوتا ہے، وہاں پہ رہنے والے لوگ اس کو ایبزارب کرتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب آپ جمائی لیں، ساتھ والے لوگ بھی جمائی لینے لگ جاتے ہیں۔ عام طور پہ تراویح میں، رمضان کے دنوں میں جب ایک بندہ کھانستا ہے پوری مسجد کے اندر کھاؤ کھاؤ کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں۔ There is a scientific evidence for that۔ اور جو بات یہ میں نے بتائی اس کا باقاعدہ سائنسی ثبوت موجود ہے کہ ایک انسان کو دوسرے سے جو انرجی ملتی ہے اس انرجی کو وہ پھر ریپلیکیٹ کرتا ہے۔ یعنی آپ جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں دور کوئی آدمی گرا ہوا ہے سڑک کے اوپر، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اگر آپ اس کو نہیں بھی جانتے آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی، حتیٰ کوئی جانور بھی گاڑی کے نیچے آ جائے تو ایک فیلنگ سی آتی ہے، ایک انرجی لیول ہے۔ لیکن اگر آپ کے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں میں کسی کو کچھ ہو جائے تو ظاہری بات ہے اس واقعے کی شدت زیادہ ہوگی کیونکہ یہاں انرجی لیول زیادہ ہے۔ So wherever you go, what energy you are contributing in that environment, this is the main question۔ جب آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں کیا انرجی، کیا کنٹریبیوشن آپ کی طرف سے اس ماحول میں ہوتا ہے، یہ سوال اہم ترین ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ wherever you go you are contributing، آپ لازمی وہاں پر کچھ کنٹریبیوشن دے رہے ہوتے ہیں اور اس کنٹریبیوشن کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے، وہی چیز پلٹ کر آئے گی۔ یاد رکھیں جیسے ایک استاد ہے، وہ اپنے زمانہ طالب العلمی میں اس نے جو پڑھا اور آج وہ استاد بن گیا، اور استاد بن کے وہ جو سکھا رہا ہے بچوں کو، وہ یہ دیکھے وہ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہا ہے۔ استاد کے لیے صدقہ جاریہ کے جتنے مواقع ہیں شاید ہی کسی اور کے لیے ہوں۔ وہ ہزاروں بچے جو اس کے پاس سے پڑھ کے جا رہے ہیں، اس نے جو بیج ان کے دماغ میں بو دیے اب وہی فصلیں اگیں گی اور وہ اس کو واپس ملیں گے۔ آبویسلی جس سبجیکٹ کو آپ پڑھا رہے ہیں یہ ضروری تو نہیں پورا گھنٹہ آپ وہی سبجیکٹ پڑھاتے رہیے، ممکن بھی نہیں ہوتا۔ کوئی نئی چیز سیکھ کر آئیں، بچوں کو پریکٹیکل نماز کا طریقہ بتائیں، دیگر ضروریات دین کی تعلیم دیں تاکہ وہ ریگولر کورس آف سٹڈیز کے ساتھ بعد میں ایک اچھے مسلمان بھی بن سکیں۔ تعلیم دینا تو آپ کی ذمہ داری ہے، تربیت کرنا یہ اولین ذمہ داری ہے جو کہ آج کے ایجوکیشن سسٹم میں ہمیں کمی نظر آتی ہے۔ بڑا ایک سچا واقعہ ہے، کسی نے لکھا، وہ کہتا میں بازار سے گزر رہا تھا، کافی بچے کھڑے ہوئے تھے، میں ان بچوں کے پاس سے گزرا، میں نے اونچی آواز سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے ڈر گئے، پریشان ہو گئے، ایک دو نے وعلیکم السلام کہہ دیا۔ اب اگلا دن آیا، تب میں وہاں سے گزرا، میں نے بچوں سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بچوں کا ڈر قدرے کم تھا اور بچوں نے سلام کا جواب دیا، کئی مسکرائے۔ کئی دن گزر گئے، ایک دن جب میں قریب آیا تو نئے کچھ بچے کھڑے تھے، پرانے بچوں نے نئے بچوں سے کہا دیکھنا ابھی یہ انکل سلام کریں گے، اور جب میں نے سلام کیا سارے بچے ہنسے اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اور کچھ دنوں کے بعد میں نے کیا نوٹ کیا کہ جب میں وہاں سے گزرا میرے سلام کرنے سے پہلے ان بچوں نے سلام کر دیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا وہ صرف مجھے نہیں بلکہ دیگر بچوں کو بھی، دیگر لوگوں کو بھی جو گزر رہے تھے ان کو بھی سلام کر رہے تھے۔ اب یہ ایک پنیری بو دی گئی۔ کہتا ہے مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگا and I was amazed and I was happy that I have done something good and now I'm seeing the results۔ اب مجھے رزلٹ بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وقت پر لگا کہ اڑتا چلا گیا، عمر زیادہ ہو گئی۔ ایک دفعہ میں کہیں سے گزرا تو کچھ نوجوان بیٹھے تھے، میرے گزرتے ہی ان میں سے کسی نے مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور بچے کی تعریف کی، اس نوجوان کی تعریف کی اور کہا بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے سلام میں پہل کی۔ وہ کہتا ہنس کے کہتا ہے جناب میں جب چھوٹا تھا آپ ہمارے پاس سے گزرا کرتے تھے اور آپ ہمیں سلام کرتے تھے، میں نے آج اپنی یہ عادت بنا لی ہے اور میں ہر گزرنے والے کو بالخصوص بچوں کو ضرور سلام کرتا ہوں کہ آپ نے جو بوٹا لگایا تھا اس کا درخت بن چکا ہے اور آج اس کے پھل سامنے آ رہے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے ناظرین، یوٹیوب کے ناظرین، کتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کر جائیں تاکہ آنے والے اس کام سے فائدہ اٹھاتے چلے جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صوبان اتاری آفیشل، ہمارا ایک اور یوٹیوب چینل ہے صوبان اتاری سپیچز، اس میں ہمارے مکمل بیانات ہوتے ہیں اور بھی اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں الحمدللہ، اس کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے بدھ کو پھر آئیں گے آپ کے پاس ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔